हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग हमारे अंतिम पार्ट पर आ चुके हैं ट्रायंगल्स लेसन के, जहां पर हम लोग छठे क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। मैंने एबीसीडी पैरेललोग्राम लिया है, एसी और बीडी उसके डायगोनल्स है। मुझे ये बताना है sum of the squares of the diagonals of the parallelogram, sum of the squares of the diagonals of the parallelogram is equal to the sum of the squares of the sides of the parallelogram, sum of the squares of the side यानी ac square plus bd square is equals to ab square plus bc square plus cd square plus da square। ये हमें शो करना है। अब ये शो करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब वो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ am perpendicular CD from A and draw BN perpendicular, draw BN perpendicular on DC produced। हमें क्या करना है, draw AM perpendicular DC and BN perpendicular DC produced, जो हमने आगे DC प्रोड्यूस करी वहां पर। अब ये क्यों करे हमने, ये भी मैं प्रूव करते करते बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताएंगे और DM और CN उसके करस्पॉन्डिंग इन दोनों ट्रायंगल को AMD और BNC को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे और उनका जो DM और CN है ये इक्वल बता देंगे। वो क्यों बताएंगे, वो जैसे जैसे अपन प्रूफ के तरफ पढ़ेंगे आपको समझेंगे। देखो हम लोग पहला काम ये कर रहे हैं, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, ये दोनों ट्रायंगलों में अगर हम लोग देखते हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, देखो AD इज इक्वल्स टू BC, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। उसके साथ साथ अगर मैं देखूंगा तो जो AM है वो इक्वल है BN को। रीजन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो पैरेलल लाइंस के बीच में का वो इक्वल होता है। और ये देखो ना, अपोजिट साइड पैरेलल रहती पैरेललोग्राम की, उनके बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AM और BN, AM और BN है, AM और BN। ये हो गया हमारे दो प्रूफ्स। ये चीज की वजह से, इस चीज की वजह से यहाँ पर ये चीज हो गई, ये चीज की वजह से ये दोनों ट्रायंगल देखो कॉन्सिक्वेंस लग गई यहाँ पर। ये देखो इसको मैं हाइपोटेनियस बोलूंगा, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस साइड है, ध्यान रखना। ये 90-90 के एंगल बने ना, दिस इज योर हाइपोटेनियस साइड है, हाइपोटेनियस साइड, ये 90 की अपोजिट साइड। ये जो दोनों ट्रायंगल है AMD और ये ट्रायंगल BNC, ये कैसे हो गए, RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने क्यों कॉन्ग्रुएंट बताई है, DM और CN को इक्वल बताया, therefore DM is equals to CN, इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 बोल दिया। अब हमें क्या जाना है, इसके तरफ जाना है हम लोगों को, किसके तरफ, AC plus BD के होल स्क्वायर के तरफ। उसके तरफ हम कैसे जाएंगे, सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे ना, हम ये ट्रायंगल लेंगे BND ट्रायंगल, ये BND ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, BND ट्रायंगल लेंगे और BND ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्रायंगल BND बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ये BND में। अब ये BD वैसा ही रहेगा, BN भी वैसा ही रहेगा। ये DN को लिखेंगे हम लोग DC प्लस CN का होल स्क्वायर, DC प्लस CN का होल स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे होल स्क्वायर का फॉर्मूला, BC स्क्वायर प्लस 2
DC इंटू CN प्लस CN का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये हम लोग Bn का स्क्वायर लिए प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC इंटू CN इंटू CN का स्क्वायर। अब इधर ध्यान देना, Bn स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा BC स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो Bn स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। उसके हिसाब से अरेंज करके रखते हैं, Bn स्क्वायर इधर, Cn स्क्वायर यहाँ ला लिए प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC इंटू Cn। ये टाइप से अपन ने करके रख लिया। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि अभी अपन देखो जैसे जैसे अपने को जो जो चीजें चाहिए उसके हिसाब से ही हम लोग करते जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अपन ने लगाया, बीपीटी मत समझ लेना, बाय पाइथागोरस थ्योरम है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाए और बहुत तरीके से जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो जो कर रहे हैं एक एक चीज ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये कर लिए। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं, इन ट्रायंगल BNC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DC इंटू CN प्लस 2 टाइम्स DC इंटू CN। आ गया 2 टाइम्स DC इंटू CN। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 4 बन के रह चुका है, यानी हमें जो BD चाहिए था वो BD मिल गया। अब हमें AC के लिए जाना है, तो ये जो चीज हमने इधर करे थे अब हमें इधर करनी है। किधर, AMC ट्रायंगल में। ये AMC राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये AMC ट्रायंगल यहाँ करनी है। ठीक है, आप लोग करो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर मैं इधर का पार्ट मिटा दे रहा हूं। नाउ ये देखो, ये रहा अभी हमारा क्वेश्चन। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये AC पार्ट में जा रहे हैं, है ना, AC निकालने के लिए जा रहे हैं। देखो, इन ट्रायंगल AMC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस CMC स्क्वायर है AC स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखो, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर वैसा का वैसा। जो MC बना हुआ है वो कैसे बना है, DC माइनस DM होल स्क्वायर है। DC में से DM हटा दो, MC बच जाता। यहाँ एक्सपेंशन लगाओ, AM स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC इंटू DM प्लस DM स्क्वायर। आगे ये, अब इधर ध्यान देना, AC स्क्वायर तो यहाँ है ही, ये AM स्क्वायर लिख लेता हूँ, AM के साथ में लिखता हूँ DM पहले, DM स्क्वायर प्लस अपना माइनस प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC इंटू DM। आ रहा ध्यान में, इसको कर देता हूँ मैं ब्रैकेट AM प्लस DM। जैसे मैं इसको ब्रैकेट करके फिर वो ट्रायंगल लिया था ना BNC, वैसे ही AMD लूंगा। इन ट्रायंगल AMD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है, AMD में AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर है। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर, इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 5 और इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है ये चेंज कैसा होगा, इक्वेशन नंबर ये 5 चेंज कैसा होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM प्लस DM यानी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC इंटू DM। इसको बोलूंगा बाय इक्वेशन 6 और इसे बोलूंगा इक्वेशन 7।
ये पूरे इक्वेशन को, ये इसका कारण है बाय इक्वेशन 6 और इसको टोटल इक्वेशन को बोलूंगा इक्वेशन नंबर 7। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 7 को ऐड कर रहा हूँ। ऐड इक्वेशन 7 एंड 4 वी गेट, ऐड करो क्या आएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर राइट हैंड साइड में प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DC इंटू DN, है ना? हाँ आ रहा ना ध्यान में? हाँ उसके बाद में देखो ये हो गया प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू DM। अब मैं लिखूंगा बट हम लोग को पता है ना कि जो DC है वो AB को इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साथ ही साथ DM इज इक्वल्स टू CN एंड DM इज इक्वल्स टू CN, यह है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है और ये गिवन है अपना कंस्ट्रक्शन पर से हम लोगों ने, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, है ना? ये चीजें प्रूव कर चुके हैं। तो जहां पर हमें DC बार बार आ गया, 2 बार आ गया, ये देखो यहाँ भी DC आया, यहाँ भी DC आया, तो यहाँ एक जगह DC ठीक है, दूसरी जगह DC की जगह क्या लिखेंगे, AB। एक जगह ये जो DM है, इस DM के जगह मैं CN लिख दूंगा, इस DM के जगह CN लिख दूंगा, ठीक है? ये मैंने बता दिया कि DC के जगह मैं AB लिख सकता हूँ, DM के जगह CN लिख सकता हूँ। इसमें अभी ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर वाली स्टेप, इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है? तो आप लोगों ने ये भी पार्ट कर लिए होंगे अभी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, फिर मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलो इरेज करने में अपन ने समय नहीं गवाया, फट से इरेज हो गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो 8 इक्वेशन नंबर है उसमें क्या चेंजेस है, AC स्क्वायर BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, DC स्क्वायर वैसा ही प्लस 2DC इंटू DN, अपना DC इंटू DN, एक मिनट DC इंटू DN और ये DM इंटू CN है ना, ये 2DC DM हो गया और यहाँ क्या आया था DC इंटू CN, यहाँ DN लिख दिया क्या, CN चाहिए, यहाँ CN आएगा ना, DN थोड़ी आएगा, 2 टाइम्स DC इंटू CN आएगा, DC इंटू CN। हाँ क्योंकि अपन ने उसको जो ब्रेक करे थे वो DC प्लस CN करे थे ना, मैंने यहाँ DN लिख दिया था गलती से, वहाँ CN चाहिए, वहाँ पर प्रॉब्लम में क्वेश्चन में जहाँ गलती से अगर मैंने DN लिखा होगा तो उसको आपको अपडेट करना है CN में। अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो पूछो, बिंदास पूछो, हाँ ठीक है? उसके हिसाब से देखेंगे, ये हमारा CN है, तो ये CN वैसा का वैसा रहेगा CN, ठीक है? फिर आगे में AD स्क्वायर BC प्लस DC स्क्वायर, केयरफुली रहेगी, ठीक है? AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2DC इंटू, ये DM के जगह मैं CN लिख रहा हूं, ये माइनस और ये प्लस वाले कैंसल, तो क्या बचा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC प्लस DC प्लस ये AD प्लस DC स्क्वायर। अब मैंने पहले भी बोला DC के जगह मैं AB लिख सकता, तो ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो आएगा है, प्लस ये BC को BC रहने देता हूँ, ये DC को DC रहने देता हूँ, AD को AD रहने देता हूँ, ये AD को इसको AB कर देता हूँ, इसको रीअरेंज करूंगा तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर यानी CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यानी CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये हो गया डायगोनल्स के स्क्वायर्स का एडिशन। समझ में आ रहा? इतना लेंदी प्रॉब्लम है लेकिन इजी है, लेंदी है लेकिन इजी है, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। पहले तो ये क्वेश्चन को आप आज के वीडियो को 4-5 बार देखो, ये प्रॉब्लम को, तभी जाके आपको जमेगा।
4-5 बार देख के आप इसको सॉल्व करो तभी आपको जमेगा। आ रहा है ध्यान में? बहुत इजी प्रॉब्लम है। ओके, आप लोग करो ये थर्ड पार्ट का भी इसके स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, ये 7th क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, chords AB and CD intersect at point P and due to which we are forming an triangles, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमें बताना है कि जो APC ट्रायंगल है वो DPB को सिमिलर है, सिमिलर होने के बाद में AP into PB is equal to CP into DP करना है। तो वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल रहा हूँ, सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल बता करके हो सकता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को इक्वल बता करके हो सकता है अगर हमने ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिया तो। अब ट्रायंगल सिमिलर करने का कैसा, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोनों ट्रायंगल ले लेने का APC और ट्रायंगल DPB, उसमें जो एंगल APC है वो इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है, इसे इक्वल ही लिखो, कॉन्ग्रुएंट नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। APC इज इक्वल्स टू BPD, इसका रीजन रहेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के साथ साथ ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो अगर मैं इतना पार्ट देखता हूँ सर्कल का, ये पार्ट, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये सेम सेगमेंट में है, इस सेगमेंट में आया हुआ एंगल है, सेम सेगमेंट में आया, ये इतने पार्ट में आया। तो ये जो दो एंगल्स है इन्हें CAP एंगल और BDP एंगल, ये है इक्वल एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ये आपको सर्कल में पढ़ने मिलेगा, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अभी आप इसको इतना ही ध्यान में रखो, एंगल्स इन सेम सेगमेंट के तौर पर इसे हमने प्रूव करे, क्योंकि इसका जो सेगमेंट है ये एंगल का, जैसा अभी ये मैंने इससे बना लिया था, लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बैक टू नॉर्मल डायग्राम लेकर आता हूं, ठीक है। मान के चलो ये जो सेगमेंट है ना, ये सेम, जैसा ये आर्क है, ये हुआ सेगमेंट, ये जो पार्ट है ये पूरा सेम सेगमेंट में आ रहा है। तो ये जो एंगल्स है ये सेम सेगमेंट में आ रहा है, सर्कल के सेम सेगमेंट में आने वाले एंगल्स, उसकी प्रॉपर्टी आपको सर्कल लेसन में पढ़ने को मिलेगी। और इन दोनों एंगलों की पेयर्स को इक्वल दिखा के ये जो APC है ये सिमिलर हो गया DPB से। APC is similar to DPB by which test? by angle टेस्ट। कौन सी टेस्ट से? एंगल टेस्ट से। सिमिलर दिखाना पहला काम था, सेकंड काम ये। अब हम बोलेंगे APC is similar to ट्रायंगल DPB, तो लो रेशियो AP अपॉन DP इज इक्वल्स टू क्या चाहिए अपने को, CP अपॉन BP। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AP इंटू BP इज इक्वल्स टू CP इंटू DP। यानी अपने को क्या चाहिए था, AP इंटू PB इज इक्वल्स टू CD इंटू DP। अपना CD नहीं, CP इंटू DP, CP इंटू DP क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आगे ध्यान में क्लियर हो रहा है, इजी क्वेश्चन। बस ये आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली, ये जो रीजन मैंने दिया ये बहुत केयरफुल रीजन है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, वो याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन। आ रहा ध्यान में? ऐसा ही एक 8th क्वेश्चन है, वो भी इजी है, देख लेते वो भी क्या है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी 8th क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके लिए आपको पहले प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, रिमेंबर रखनी पड़ेगी। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप लोगों को मालूम ही है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर में आ रहे हो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे आ रहे हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अगर हमारा किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल को इक्वल होता है। अगर ये 100 डिग्री का है तो ये भी एंगल 100 का होगा।
क्या बोला है मैंने? जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो इंटीरियर अपोजिट एंगल को इक्वल होता है। इंटीरियर अपोजिट एंगल को, इंटीरियर में अपोजिट, अंदर में अपोजिट में कौन है? ये। इसको अंदर में अपोजिट कौन है? ये। अगर मैं ये बनाऊंगा तो इसको अंदर में अपोजिट कौन है? ये बी। आराधन में क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? आराधन में ये समझने के लिए बताऊं, ये प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल को इक्वल होता है, यानी BCE, ये जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो DAB यानी ये A इंटीरियर एंगल को इक्वल है। ये प्रॉपर्टी का यूज करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेंटेंस सेम है उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में सेंटेंस क्या बोल रहा है हम लोगों को कि D इज अपना 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Chords AB and CD intersect each other. Two chords AB and CD of a circle intersect each other at a point P when produced outside the circle. पहले इंटीरियर में थी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अभी आउटसाइड में वो क्या कर रही? वो कॉर्ड्स को प्रोड्यूस करे हम लोगों ने, आउटसाइड बाहर प्रोड्यूस करे AB और CD को। तो कहाँ मीट कर रही है? बाहर जाकर P पॉइंट पर मीट कर रही है। हमें प्रूव करना है कि ये जो PAC ट्रायंगल है ये PDB ट्रायंगल को इक्वल है। PAC ट्रायंगल इज सिमिलर टू PDB ट्रायंगल, और बाद में ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ये प्रूव करना है। वही है इसके पहले जैसे क्वेश्चन जैसे, लेकिन उसके पहले ये दोनों ट्रायंगलों को PAC और PDB, ये छोटा है और ये बड़े ट्रायंगल को सिमिलर कैसे बताएंगे? देखो ये एक्सटीरियर एंगल है एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इस एंगल को इक्वल रहेगा, ये एक्सटीरियर एंगल इसको इक्वल रहेगा। दो पेयर इक्वल हो गई, दो पेयर इक्वल हो गए, यानी काम हो गया। मैं देखो क्या बोलूंगा, इन अ ट्रायंगल PAC एंड a triangle PDB, मैं बोलूंगा एंगल PAC is equal to angle PDB and angle PCA is equal to angle PBD. Exterior angle property of cyclic quadrilateral, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी वहां पर लग गई, और ये दोनों एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट से इक्वल हो गए। ये एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर अपोजिट से, ये एक्सटीरियर एंगल ये इंटीरियर अपोजिट से, और ये ट्रायंगल जो है ये हो गया आपस में सिमिलर बाय AA टेस्ट। AA टेस्ट से सिमिलर हो गए। ये था हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम लोग PAC सिमिलर ट्रायंगल PDB का यूज करेंगे और बोलेंगे PA अपॉन PD इज इक्वल्स टू, PA अपॉन PD हो गया, बोलेंगे PC अपॉन PD करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। तो आंसर मिल गया PA इंटू PB इज इक्वल्स टू PC इंटू PB। ठीक है, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये उसके लिए रिमेंबर था। यहाँ से मैंने शुरू करके यहाँ पे खत्म भी कर दिया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन में जैसा हमने करे थे वैसा है, इसलिए मैं ये दे रहा हूँ होमवर्क। अब बारी आती है हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 10। नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। फ्लाई फिशिंग पता है ना, वो एक रॉड लेके अपन धागा फेंकते और उसमें फिश लटक के आती है, उसे फ्लाई फिशिंग बोलते हैं, बहते हुए पानी में। द टिप of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of water। ये जो टिप है रॉड का जो टिप है वो वाटर लेवल से 1.8 मीटर की दूरी पर है। ये जो हाइट है द टिप ऑफ द
fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water and the fly at the end of the string rests on water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. ये पूरा पॉइंट थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा. ये पॉइंट जो दिया है ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है. टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज 1.8 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर. ये जो वाटर सरफेस है उससे ऊपर में जो रॉड की टिप है, ये जो डंडा है उसका, उसकी जो टिप है वो कितने हाइट पे है? पानी से 1.8 मीटर के हाइट पे है. एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग रेस्ट ऑन वाटर 3.6 मीटर अवे. अगर मैं देखूंगा कि अगर ये जो नाजिमा जहाँ खड़ी है अगर उसको ग्राउंड पर देखेंगे तो वहां से जो फिश है उसका डिस्टेंस दिया है 3.6 मीटर टोटल डिस्टेंस. जहां पे नजमा खड़ी हुई है, जैसे नजमा यहाँ खड़ी हुई है मान के चलो ऐसी, तो यहाँ से जो फिश है, फिश का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, फिश का डिस्टेंस यहाँ से पूरा दिया है 3.6 मीटर. नजमा जहां खड़ी है वहां से, ठीक है. ये यहाँ से नहीं, यहाँ से ये वायर शुरू हो रहा, ये जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, ये यहाँ से शुरू हो रही. नजमा से वो जो फिश है वो कितने दूर है? 3.6 मीटर दूर है स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली. Is 3.6 away and 2.4 meter from the point directly under the tip. अगर इस टिप के नीचे में अगर मैं सीधा पॉइंट देखता हूँ, ये पॉइंट, ये टिप के नीचे में अगर मैं सीधा देखता हूँ ये पॉइंट, तो ये पॉइंट से कितना दूर है बोले फिश? 2.4 मीटर दूर है. यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट से कितना मीटर दूर है? 2.4 मीटर दूर है फिश. डायरेक्टली फ्रॉम द टिप. यानी कितना दूर है बोले? ये जो टिप है, ये टिप से अगर मैं ग्राउंड में से देखता हूं तो 2.4 मीटर दूर है. नजमा जहां बैठी है उस पोजीशन से 3.6 मीटर दूर है. वो जो टिप है रॉड की, वो स्ट्रिंग की टिप से ये जो नीचे में देखूंगा मैं तो वो 2.4 मीटर दूर है. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly. यानी हमें assume कहाँ से करना है? ये यहीं से करना है, जो टिप है ना वहां से ये इतना डिस्टेंस छोड़ देना है. यानी 2.4 हटा दूं अगर मैं 2.4 डिस्टेंस ध्यान में लूं 3.6 में से, तो कितना डिस्टेंस मैं छोड़ रहा हूँ? 1.2 मीटर का डिस्टेंस मैं छोड़ दे रहा हूँ. कितने मीटर का डिस्टेंस छोड़ दे रहा हूँ? 1.2 मीटर का मैं डिस्टेंस छोड़ दे रहा हूँ. आ रहा ना ध्यान में? 1.4 मीटर का डिस्टेंस मैं छोड़ दे रहा हूँ. क्लियर हो रहा पूरे तरीके से? ये 1.2 मीटर का 2.4 निकाल लिया 3.6 में से. 2.4 डिस्टेंस है टिप वाले लाइन से फिश तक का, है ना. तो हमें एज्यूम भी वही करना है. स्ट्रिंग कहाँ से एज्यूम करना है? ये जो स्ट्रिंग है मछली तक के जा रहा हो, कहाँ से एज्यूम करना है? टिप से ही करना है. टिप वाला ही डिस्टेंस यानी 2.4 डिस्टेंस ध्यान में लेना है. इस टॉट बोला है. टॉट यानी टॉट का मतलब क्या हुआ? Assuming that our string is taut, यानी स्ट्रिंग कैसी पूरी स्ट्रेच है, ऐसा ढीला स्ट्रिंग नहीं है, है ना. ऐसा नहीं गया वहां तक, पूरा टाइट गया हुआ है. स्ट्रेट स्ट्रिंग, एकदम स्ट्रेट गया हुआ है. हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट? कितना स्ट्रिंग बाहर निकला हुआ है? ये यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रिंग बाहर निकला मछली तक, कितना स्ट्रिंग बाहर निकला है? पाइथागोरस थ्योरम. ये 1.8 है, ये 2.4 है. पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हम बोलेंगे लेट, इसको बोलेंगे ए बी सी. हम बोलेंगे लेट ए सी बी द स्ट्रिंग आउट. लेट ए सी बी द स्ट्रिंग आउट. स्ट्रिंग टोटल कितना आउट है? ए सी डिस्टेंस आउट है. ठीक है, ए सी डिस्टेंस आउट है. ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं मैं. ये पहले क्वेश्चन के आंसर निकाल रहा हूं यहां तक, बाकी का बाद में देखेंगे. पहले इसका निकाल लेते हैं कि कितना डिस्टेंस बाहर है स्ट्रिंग का. ये 2.4 है, ये 1.8 है 1.8, वो 2.4 है ना. लेट AC बी द स्ट्रिंग आउट. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC
बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जो यहाँ पर डायग्राम तैयार हो रहा, फिगर तैयार हो रहा, राइट एंगल ट्रायंगल का ही है। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना है 1.8 स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर कितना होता है 3.24 प्लस 5.76, ऐड करेंगे तो आएगा 9.00 AC स्क्वायर। तो AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो AC आ जाएगा 3 मीटर। 3 मीटर स्ट्रिंग इज आउट, 3 मीटर स्ट्रिंग आउट है। ये हो गया पहला पार्ट। इफ शी पुल्स द स्ट्रिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इफ शी पुल्स द स्ट्रिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी हर 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग वो अंदर खींच ले रही। रॉड में अंदर अपने को वो रहता है ना, घुमा घुमा के व्हीली टाइप, व्हील घुमाए तो जो वायर है हमारा वो अंदर अंदर आना चालू होता। हर 1 सेकेंड में 5-5 सेंटीमीटर अगर वो अंदर खींच ले रही है बोले, हर 1 सेकेंड में 5 सेंटीमीटर स्ट्रिंग को अंदर खींच ले रही है, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई from her after 12 seconds? What is the horizontal distance of the fly from her, from Nazima after 12 seconds? अगर वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो धागा खींच रही है अपने पास में, वापस खींच रही है, तो 12 सेकेंड के बाद में, 12 सेकेंड के बाद में मान के चलो 12 सेकंड के बाद में उसने खींचते खींचते यहीं पे ला ली वो मछली को, धागा अंदर चले गया और मछली यहाँ है, तो 12 सेकंड बाद का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वाला पूछा हुआ है। 12 सेकंड बाद का हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस पूछा, 12 सेकंड बाद का हॉरिजॉन्टल वाला पूछा हुआ है, 12 सेकंड बाद का हॉरिजॉन्टल वाला डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोगों ने कि 12 सेकंड में उसने कितना धागा अंदर कर लिया, है ना। क्या बोला है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो खींच रही है, तो 12 सेकंड उसने खींचा। जैसे ही 12 सेकंड हो गए, उस फिश का नजमा से क्या डिस्टेंस है, उस फिश का नजमा से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है पूछा गया। अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उसमें 1.2 प्लस करना पड़ेगा। हमें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर 1.2 प्लस करना पड़ेगा। हमें पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर 1.2 प्लस करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसा निकालने का, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि 12 सेकंड में कितना स्ट्रिंग अंदर खींच लिया गया है ना। तो हम लोग लिखेंगे स्पीड, अपना अपन लिखेंगे नाजिमा पुल्स एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखो अब हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन में, मेरे को एक बार चेक कर लेने दो क्या दिया। हाँ, हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस नहीं लिखेंगे, लेंथ लिखना पड़ेगा ना। स्ट्रिंग कितना पुल करा वो निकालना पड़ेगा ना पहले अपने को, और जब तक अपन कितना पुल कर लिया वो पता नहीं करेंगे तो ये 3 में से माइनस कर पाएंगे क्या। देखो अगर जितना उसने धागा पुल कर लिया उतना 3 मीटर में से माइनस करना पड़ेगा ना। उतना 3 मीटर में से, देखो ये पूरा धागा था 3 मीटर, 3 मीटर में से उसने 12 सेकंड में जितना धागा पुल कर लिया वो माइनस हो जाएगा ना, इतना धागा है कि नहीं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पुल्ड इन 12 सेकेंड्स। 12 सेकेंड में कितना, 5 की स्पीड से कितना सेकेंड, 12 सेकेंड। 5 की स्पीड से 12 सेकेंड यानी 60 सेंटीमीटर। अपन इसको सेंटीमीटर में नहीं रखेंगे, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर हो गया, 0.6 मीटर हो गया। कितने मीटर हो गया,
0.6 मीटर हो गया, 0.6 मीटर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब देखो 0.6 मीटर उसने 12 सेकंड में खींच लिया, अंदर कर लिया, यानी वो जो 3 मीटर का धागा था उसमें से 0.6 मीटर माइनस करना पड़ेगा, इतना ही धागा बच गया अभी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेन आउट, कितना रिमेन किया है, 3 मीटर में से 0.6 मीटर माइनस कर दो तो बचा 2.4 मीटर धागा बचा हुआ है। यानी फिश और ये टिप इनके बीच में का जो डिस्टेंस है ये 2.4 मीटर है ना, 2.4 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये मेजर करना पड़ेगा। ये आपको कितना दिया हुआ है, ये कितना डिस्टेंस है, ये देखो ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है ना अपने को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.80 है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.80 है 1.8, हमें ये मेजर करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.80 रहेगा, मछली यहां तक के आ गई, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1.80 आएगा, क्योंकि मछली अभी भी पानी में है, मछली अभी भी पानी में ही है। आ रहा ना ध्यान में, क्लियर हो रहा ना, एक बार ध्यान से समझ लो कि धागा अभी कितना बचा हुआ है, मछली यहां तक के आ गई थी, यहां तक के थी, ये यहां तक, ये ऐसा अपना प्रीवियस था। अब नया सेटअप, अब ये बात हो गई, अब अपना जो धागा है ये 3 मीटर नहीं है, अब धागा अपना 2.4 मीटर है, ये हाइट उतनी है 1.8 मीटर और ये 1.2 मीटर है, यहाँ पर नजीमा खड़ी हुई है। हमें ये डिस्टेंस मेजर करना है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है कि भाई मछली का नाजिमा से कितना डिस्टेंस है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा ना। अभी अपन ने तो ये तो पता कर लिया ना कि पूरा डिस्टेंस ये 3.6 था, लेकिन जब वो धागा अंदर खींच लिए तब भी ये पूरा डिस्टेंस 3.6 नहीं होगा ना, तब भी ये पूरा डिस्टेंस 3.6 थोड़ी होगा, ये 1.8 की हाइट है, ये 1.8 की हाइट रहेगी। बस अब यहां पर अपने को ये नए सिरे से लगाना पड़ेगा, ए डी बी करना पड़ेगा। अब यहां पर ए डी बी अपना ए बी वही है, ए बी वही है, सिर्फ अपना सी के जगह नई पोजीशन आ गई डी, सी के जगह नई पोजीशन आ गई डी, सी के जगह नई पोजीशन आ गई डी। क्यों? क्योंकि अभी धागा वहीं पे है क्या? नहीं, धागा गुंद लिया गया है, फिश पकड़ में आ गई, धागा गुंद लिया गया, धागा ऊपर चले गया, धागा ऊपर चले गया। क्लियर हो रहा? तो ये हो गया 2.4, ये हो गया 1.8, है ना। अब ये निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इन अ ट्रायंगल ABD, है ना, ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। सो जो DB स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, एडजस्टमेंट इसको इधर लाइए AD के तरफ, 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 5.76 माइनस 3.24 इज इक्वल्स टू 5. ये मैंने सॉल्व करके रखा है ये क्वेश्चन 2.52, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वगैरह में टाइम पास नहीं करते बैठ सकते हम लोग, ठीक है। ये हो गया DB स्क्वायर, अब ये DB हो गया, DB यानी कौन सा डिस्टेंस, ये जो नाजिमा है ना, नाजिमा जहां खड़ी है उसका डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा फिश से, ये अपन ने इतना डिस्टेंस निकाला, उसमें 1.2 प्लस करना पड़ेगा। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम नाजिमा इज इक्वल्स टू 2.52 ये प्लस 1.2, क्योंकि नाजिमा तो यहां बैठी है ना,
प्लस 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 2 ये 1.59 आ रहा है। हाँ ये देखो ना, ये dv स्क्वायर है ना, ये dv स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.52 करना पड़ेगा। तो जो dv आ जाएगा अपना, वो dv कितना आ जाएगा 1.59 अप्रोक्सीमेटली 1.59। ये स्क्वायर रूट लेंगे 252 का जो लेंगे तो वो आ जाएगा 1.59, 2.52 का लेंगे तो 1.59 आ जाएगा। तो वो हम लोग करेंगे 1.59 पर 1.59 प्लस 1.2 यानी 2.79। तो ये हो गया आंसर करके लिखने का। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ फ्लाई फ्रॉम Nazima is after 12 seconds is 2.79 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझने पे। नहीं समझ में आता है बार बार पूछो, फोन कॉल करके पूछो, बिंदास पूछो, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। आराम ध्यान में 2 हिस्सों में बांटा गया है कि पहले पूछा है कि वो लंबा धागा है वो कितना लंबा है, और बाद में पूछा है कि इतना धागा हमने अंदर खींच लिए। तो फिर जो भी बचे हुए धागे की पोजीशन है मछली की, किससे नजीमा से, वो हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी, उसके लिए हमें ये सब सेटअप दूसरे तरीके से करना पड़ा। आराधन में भाई इजी, 2-3 बार प्रैक्टिस करो अच्छे से। नहीं समझ में आता पूछो, कमेंट करो, कुछ भी कंफ्यूजन है फिर से बताने बोलो, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। आराधन में ओके, बाय बाय। इसी के साथ हम लोगों ने ये ट्रायंगल्स लेसन पूरा कर लिया है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इंपॉर्टेंट लेसन है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला लेसन है, सभी क्वेश्चन भारी भरकम है। अच्छे से 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करो, आराम से लेसन तैयार हो जाता। चलो, ऑल द बेस्ट।